जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में साइंस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जीवों में सर्वाधिक पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। शर्करा को सामान्य भाषा में कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। और ये जो फ्रुक्टोज है, तो फ्रुक्टोज फलों में पाया जाने वाली शर्करा है। गैलेक्टोज गेहूं में पाए जाने वाली शर्करा को गैलेक्टोज कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा या त्वचा रोग दोनों होता है विटामिन बी3 की कमी के कारण। स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी के कारण होता है। और बेरी विटामिन बी2 के कमी के कारण होता है। केलोसिस रोग किसी से नहीं होता है, केलोसिस नहीं होता है, सिरोसिस रोग एक होता है। जो व्यक्ति ज्यादा दारू पीते हैं उन्हीं को सिरोसिस रोग होता है। सिरोसिस रोग में यकृत प्रभावित होता है। अगला देखते हैं। अगला है, वे जीव जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं क्या कहलाते हैं? तो कोटेलिक जीव कहलाते हैं। क्या? कोटेलिक जीव कहलाते हैं। अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में कौन सी ग्रंथि महिलाओं के मासिक चक्र एवं शरीर के सोने जागने का चक्र व तापमान का निर्धारण करती है? क्वेश्चन को आप लोग एक बार फिर से अच्छा से सुन लीजिए कि कौन सी ग्रंथि महिलाओं के जो पीरियड्स यानी कि मासिक चक्र आता है और शरीर के सोने और जागने तथा तापमान के निर्धारण का कार्य करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो किसी भी महिला हो या पुरुष उसको नींद लाने में आवश्यक होती है। नींद लाने के लिए हार्मोन उत्सर्जित करती है। पीनियल ग्लैंड बच्चों में ज़्यादा एक्टिव होती है और जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होते जाते हैं उनमें पीनियल ग्लैंड कमजोर होता जाता है। तो आप लोग देखे होंगे बच्चों को नींद अधिक लगता है, जबकि जो व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं उनको नींद की थोड़ा कमी मतलब कम सोते हैं, नींद नहीं लगता है। एड्रीनल ग्रंथि भी अंतःस्रावी ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि को अधिवृक्क के नाम से जाना जाता है। ये मानव वृक्क के थोड़ा सा ऊपर होता है। एड्रीनल ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है जिसको लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अग्नाशय को अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि कहते हैं। और थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है जो घेंगा होने से रोकता है। अगला देखते हैं। अगला है, हेनले लूप की आकृति कैसी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यू आकार की। अगला देखते हैं। अगला है, शरीर की सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है? शरीर की सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा मैंडिबल। मैंडिबल को हिंदी में बोला जाता है जबड़ा। क्या? जबड़ा। जबड़ा हमारे शरीर की सबसे मजबूत अस्थि है। सबसे लंबी हड्डी क्या है? तो फीमर। टिबिया हमारे टांगों में पाया जाता है। स्टेपिस कान में पाया जाता है। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे सक्रिय मांसपेशी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर होगा आइरिस मांसपेशी। आप लोग सोच रहे हो कि हृदय मांसपेशी क्यों नहीं है? तो आइरिस मांसपेशी हृदय से भी अधिक एक्टिव रहता है। आइरिस हमारे आंखों में पाया जाता है, पुतली में, और जबकि हृदय मांसपेशी भी एक्टिव रहता है मगर आइरिस की तुलना में कम एक्टिव रहता है। अगला देखते हैं। अगला है, कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेडियन प्रति सेकेंड। रेडियन प्रति सेकेंड कोणीय वेग का एसआई मात्रक होता है। मीटर प्रति सेकेंड सामान्यतः वेग का एसआई मात्रक होता है। ऑस्ट्रेलियन ठोस कोण का एसआई मात्रक होता है। अगला देखते हैं। अगला वहीं रिपीट हो गया है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए एवं इनमें से कौन सा कथन सही है उनको चुनिए। तो चलिए देखते हैं। पहला कथन बोल रहा है कि एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान होते हैं। तो आप लोग गौर से देखिएगा तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही होते हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। और जो इसके बाहरी बाहरी कक्षा होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला भी पढ़ लेते हैं कि एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन रहता है। नहीं, गलती है, क्योंकि न्यूट्रॉन के संग प्रोटॉन भी रहता है। अगला है, एक परमाणु तथा अणु के द्रव्यमान बराबर होते हैं। नहीं, ये भी गलती है। अगला, एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन तो नाभिक में होता ही नहीं है, ये परमाणु के बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन टी लिम्फोसाइट के निर्माण को प्रेरित करता है? निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन टी लिम्फोसाइट के
निर्माण को प्रेरित करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन जो है ये लिम्फोसाइट के निर्माण को प्रेरित करता है। अब ये टी लिम्फोसाइट क्या है? तो हमारे WBC जो शरीर में पाया जाता है व्हाइट ब्लड सेल, उसी में पाया जाता है टी लिम्फोसाइट कोशिका, तो उसी के निर्माण को कौन प्रेरित करता है? थाइमोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो गर्भवती महिलाएं होती है उनके स्तन से दूध को स्राव करने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की आवश्यकता होती है। अगला देखते हैं। अगला इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? एंटी पार्टिकल कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत कौन सा कण है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। प्रोटॉन जो है परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। अगला देखते हैं। अगला है किसी परमाणु के पल में पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? जो परमाणु के पल में पुडिंग मॉडल है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जे थॉमसन। नील्स बोर ने परमाणु का मॉडल दिया था। रदरफोर्ड ने परमाणु की नाभिक संरचना का मॉडल दिया था और जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। अगला देखते हैं। अगला है किसी वस्तु का जड़त्व। जड़त्व उस पर क्या प्रभाव मतलब पड़ता है? किसी वस्तु पर जड़त्व का क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखते हैं ऑप्शन से। उसकी चाल बढ़ जाती है। अगला है उसकी चाल घट जाती है। अगला है उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो जड़त्व है, जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, एक विराम की जड़त्व और एक गति की जड़त्व। जो विराम की जड़त्व है वो कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहे, और गति के जो जड़त्व है वो कहता है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहे। तो सामान्यतः जो जड़त्व है वो हमारे गति या अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं। अगला एक क्रिकेट खेल में कैच लपकने के बाद क्षेत्र रक्षक द्वारा गेंद के साथ अपने हाथों को पीछे खिसकाना को क्या प्रदर्शित करता है? बोल रहा है कि अगर कोई प्लेयर क्रिकेट खेल रहा है और उसके पास कैच आता है तो अपना हाथ पीछे खींच लेता है, किस कारण? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन के द्वितीय नियम के कारण। अब न्यूटन के द्वितीय नियम में क्या है? तो न्यूटन के द्वितीय नियम कहता है किसी वस्तु में संवेग की परिवर्तन की दर समय के समानुपाती होगा। यानी कि आप लोग को ऐसे नहीं समझेंगे, अगर किसी वस्तु संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, और जो किसी भी अगर कोई भी अगर अधिक द्रव्यमान की वस्तु हमारे तरफ आएगी और उसको रोकेंगे तो चोट हमें अधिक लगेगी। मगर वहीं अगर हम टाइम को बढ़ा देंगे, यानी कि जो न्यूटन का नियम कहता है दूसरा नियम कि किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का दर समय के समानुपाती होता है, यानी कि अगर हम द्रव्यमान को घटाएंगे, कैसे घटेगा? जब हम टाइम को बढ़ा देंगे तो द्रव्यमान का मान घट जाएगा, तो जिस कारण द्रव्यमान घट जाएगा तो उससे हमको चोट कम लगेगा। अगला देखते हैं। अगला है विभवांतर की एसआई मात्रक क्या है? तो विभवांतर के एसआई मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट जूल कार्य या ऊर्जा के एसआई मात्रक एम्पियर विद्युत धारा के एसआई मात्रक होते हैं। अगला देखते हैं। अगला है साइनोकोबालमिन निम्न से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन B12। विटामिन B6 को पैरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, विटामिन ए को रेटिनॉल के, और विटामिन के को फॉलिक्विनोन के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं। अगला है स्टील, एल्यूमिनियम तथा लकड़ी के बने समान आकृति तथा समान आयतन के ठोसों में निम्न में से किसका जड़त्व सर्वाधिक होगा? बोल रहा है तीन प्रकार की किसी समान आकृति और सामान्य आयतन की ठोस वस्तु बनी है, तो उसमें से किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा? स्टील, एल्यूमिनियम तथा लकड़ी का। तो जड़त्व द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। किसी भी वस्तु का जड़त्व जो है वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होगा? जिसका घनत्व अधिक होगा। तो लकड़ी से तो अधिक द्रव्यमान होगा एल्युमिनियम से, और एल्युमिनियम से अधिक द्रव्यमान होगा किसका? स्टील का। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा हार्मोन नहीं है? इसमें से आपको छांटना है कौन सा हार्मोन नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेप्सिन जो है ये एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। ये हमारे जठर ग्रंथि से स्रावित होता है, जबकि एस्ट्रोजन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन भी हार्मोन है, और थायरॉक्सिन भी हार्मोन है। एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं से निकलता है और टेस्टोस्टेरोन जो है वो पुरुषों से निकलता है।
अगला देखते हैं। अगला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं वो अवकारक कहलाते हैं। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी त्रिगुण के कारण कौन सा रोग होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम ये बीमारी कैसे होता है? तो जब गुणसूत्र की आदान प्रदान में दिक्कत आ जाती है, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ पैदा होने के लिए माता पिता से बराबर बराबर गुणसूत्र की आवश्यकता होती है। तो टर्नर सिंड्रोम की हमें दिक्कत कब होती है? जब माता पिता से हमें बराबर बराबर गुणसूत्र नहीं मिल पाता है, उसी कारण टर्नर सिंड्रोम होता है। अगला देखते हैं। यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।